नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक को बढ़ाना। जैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है बिजनेस को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया, मशीनरी परचेज की, रॉ मटेरियल से गुड्स बनाए तो इन्वेंट्रीज में एडिशन किया, तो इससे क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इन्वेस्टमेंट होती है। देखो कैपिटल स्टॉक दो तरीके से होता है। पहला परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है, जैसे बिल्डिंग खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, ये फिक्स्ड एसेट होते हैं ना। और अनसोल्ड स्टॉक आता है इसमें, ऐसा स्टॉक गुड्स का जिसे सोल्ड नहीं किया गया, बेचा नहीं गया ईयर के एंड होने तक, वो भी कैपिटल स्टॉक में आता है। अब इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती हैं। पहली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ लिया था, स्टॉक ऑफ कैपिटल में एडिशन करना। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें अभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है ऐसा खर्चा जो फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में किया गया है और अनसोल्ड स्टॉक में किया गया है अकाउंटिंग ईयर में। अब इसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है, वो ग्रॉस है, तो ठीक है। तो ये क्या एक्चुअल चेंज को नहीं बताते जो इकोनॉमी के स्टॉक में आया है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है। जब उन्हें परचेज किया था उसी एक्सपेंडिचर को दिखाया हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं, हम मशीनरी खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, तो जैसे जैसे टाइम पास होता है तो क्या होता है, वो थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती हैं, उन्हें भी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, ऐसा होता है ना, जिससे डेप्रिसिएशन की वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं। पर यहाँ पे क्या किया गया है, उसको माइनस नहीं किया है डेप्रिसिएशन को, इसलिए कहा गया कि एक्चुअल चेंज को बता ही नहीं रहा है। जब खरीदी थी उसी तरह से रिकॉर्ड हो रखा है, उसी इन्वेस्टमेंट को मान रहे हैं। नेक्स्ट है नेट इन्वेस्टमेंट। ये क्या बताता है? एक्चुअल एडिशन जो किया गया है कैपिटल स्टॉक में इकोनॉमी के एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर, उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है। ये बताता है कि सही में कितना एडिशन किया गया कैपिटल स्टॉक में। क्या होता है, लगातार यूज करने पर मशीनरी हो गई, उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वैल्यू है, वो घट जाती है। पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी ये होता है। और अगर हमने इन सब चीजों को जो डेप्रिसिएशन बताता है उसको अगर हमने माइनस ही नहीं किया तो सही इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलेगी? फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगता है, जैसे अकाउंट्स में पढ़ा था 11th में, एक रेट दे रखा होता है और अलग अलग मेथड होते हैं जिनसे यूज करते डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं और फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस करते हैं, तभी उनकी सही वैल्यू पता चलती है ना कि आज उनकी सही वैल्यू क्या है, जो नेट इन्वेस्टमेंट बताता है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को बताता है। अब इतनी देर से हम डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं, उसका सही मीनिंग क्या है डेफिनेशन से समझते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरना, गिरावट आना उसमें। क्यों आना? नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से। पहले इन तीनों का मीनिंग समझते हैं। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब होता है लगातार फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने की वजह से उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी घट जाती है, या हम बोल सकते हैं वैल्यू घट जाती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। नेक्स्ट होता है पैसेज ऑफ टाइम। नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जैसे रेन, विंड्स हो गई, वेदर, जो टाइम टू टाइम होते रहते हैं, उनकी वजह से भी क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू घट जाती है। जैसे इनकी वजह से क्या होता है, जंग लग गई या मशीनरी खराब हो गई, तो इनकी वजह से भी होता है ना, जो नेचुरल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी वैल्यू घटती है। नेक्स्ट और लास्ट होता है जिसमें वैल्यू घटती है किस वजह से? टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से, या गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड में चेंज आने की वजह से, जिसकी वजह से भी क्या होता है, इनकी वैल्यू में और इनके यूज में कमी आती है। तो ये तीन कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में फॉल आता है, वैल्यू कम हो जाती है, घट जाती है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन।
और इसमें से अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो तो क्या करो, ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इन सभी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो उसे अच्छे से समझ पाए और कैलकुलेट कर पाए, इसलिए। नेक्स्ट टॉपिक है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। जैसे लिखा हुआ है NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, पर इन दोनों का मतलब क्या होता है पहले उसे समझते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स होते हैं जो इम्पोज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, किस पर, प्रोडक्शन और सेल्स पर, गुड्स एंड सर्विसेज के। जैसे एग्जाम्पल है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST, ये देना पड़ता है ना प्रोडक्शन पे और सेल्स पे, गुड्स एंड सर्विसेज के। किसको देना पड़ता है, गवर्नमेंट को। अब इनकी वजह से क्या होता है, प्राइस जो होता है ना कमोडिटी का वो बढ़ जाता है मार्केट में। अब इनडायरेक्ट टैक्स समझ आ गया। अब नेक्स्ट है इसमें सब्सिडीज। ये क्या होती है, इकोनॉमिक असिस्टेंस होती है, या बोल सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। एक आर्थिक मदद जो कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। किसको देती है, फर्म्स को देती है, हाउस होल्ड्स को देती है, एक जनरल वेलफेयर के लिए। जैसे इन्हें दिया जाता है जिससे क्या हो, एक्सपोर्ट्स प्रमोट हो, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट किए जाएं, जिससे क्या होता है, फर्म्स को एनकरेजमेंट मिलता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को सेटअप करें बैकवर्ड एरियाज में। अब बैकवर्ड एरियाज में सेटअप करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वहां के लोगों को ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करने की वजह से बिजनेस प्रमोट होगा, एक्सपोर्ट्स प्रमोट होंगे, तो क्या होगा, एक जनरल वेलफेयर होगा। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, इंडिया में क्या होता है, LPG जो सिलेंडर्स होते हैं ना, उन्हें बेचा जाता है सब्सिडी रेट्स पे। सब्सिडी रिड्यूस कर देती है मार्केट प्राइस को, किसके, कमोडिटी के। इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स में, जिसका मतलब होता है एक्चुअल इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, इसलिए जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कैलकुलेट करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस, इकोनॉमिक असिस्टेंस मिला है ना, उसको माइनस कर देते हैं। तब आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो एक्चुअल इनडायरेक्ट टैक्स कितना है उसको बताता है। अब नेक्स्ट है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, वो अमाउंट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। इनको अमाउंट पे की जाती है ना, क्यों की जाती है, क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। जैसे लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट मार्केट प्राइस क्या होता है, ये वो प्राइस होता है जिस पर प्रोडक्ट एक्चुअली बेचा जाता है मार्केट में। अगर किसी प्रोडक्ट को मैं 10 रुपए में बेच रही हूँ मार्केट में, तो वो उसका मार्केट प्राइस होगा। और जितनी भी कॉस्ट है, खर्चा है, वो फैक्टर कॉस्ट। अब जैसे यहाँ पे स्पीकर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, 500 दे रखी है फैक्टर कॉस्ट, जिसका मतलब इतना खर्चा आया है स्पीकर को बनाने में। 50 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें से सब्सिडी माइनस करेंगे, 10 रुपीज की मिली है, तो आ जाएगा 540। ये है मार्केट प्राइस। इस प्राइस पे स्पीकर को मार्केट में बेचा जाएगा। जिससे समझ में आया, जब फैक्टर कॉस्ट में NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी ऐड करेंगे तो हम क्या आ जाता है, मार्केट प्राइस आ जाता है, जिसे हमने स्पीकर के एग्जाम्पल से समझा। जैसे नीचे एरो से भी समझा रखा है, फैक्टर कॉस्ट में जब NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करेंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, नीचे एरो जो है, और दूसरी साइड जिसमें ऊपर एरो है, मार्केट प्राइस में से NIT माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। इसको अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि ये नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो एक्चुअल फैक्टर इनकम अब्रॉड से आ रही है। इसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
जितनी रिसीव हुई है अब्रॉड से उसमें से माइनस कर देंगे जितनी हमने पे की है, कंट्री ने पे की है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि नेट हमें कितनी रिसीव हुई है। इसलिए इसे क्या आ जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NFIA। अभी हमने समझा NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अभी समझाया था कि जितनी रिसीव की है उसमें से जितनी पे की है उसको माइनस कर दो कि तो NFIA आ जाता है। पर ये फैक्टर इनकम रिसीव कौन करता है, ये इनकम जो अर्न की जाती है नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा कंट्री के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जिसमें मतलब किस फॉर्म में हो सकती है वो, वेजिस और सैलरीज के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड्स के फॉर्म में, इनको ही तो फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो जो रेसिडेंट्स रिसीव करेंगे और जो कंट्री फैक्टर इनकम पे करती है वो किसको पे करती है, इनकम जो नॉन रेसिडेंट्स को पे की गई है उनके फैक्टर सर्विसेज के लिए इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, उसको माइनस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ रेसिडेंट्स की इनकम नापी जाती है, जैसा कि जब नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी तब समझा था। इसलिए NFIA निकाला जाता है जिससे पता चलता है कि नेट कितनी इनकम नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ने रिसीव की है। और ये सही से तब पता चलेगा जो इनकम पे की है नॉन रेसिडेंट्स को, जब उसको माइनस कर देंगे तब। अब देखो NFIA क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव तब होगा जब रिसीव ज्यादा की होगी और पे कम की गई होगी। नेगेटिव तब होगा जब रिसीव कम की गई होगी और पे ज्यादा की गई होगी। और जीरो तब होगा जब रिसीव इज इक्वल टू पेड होगा। अब देखो NFIA में भी क्या आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं जिनको मिलाकर NFIA मतलब जिनको ऐड करके NFIA बनता है, जिसमें फर्स्ट है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। कितनी कंपनसेशन एम्प्लॉयज को पे की गई है नेट, वो कैसे निकालेंगे, इनकम जो रिसीव किया रेसिडेंट्स ने जो अब्रॉड में रहते हैं उसमें से माइनस कर देंगे जो पेमेंट की गई है नॉन रेसिडेंट्स को इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। तो इससे क्या होगा, रेसिडेंट्स की इनकम पता चल जाएगी जो उन्होंने रिसीव की है, नेट इनकम। सेकंड होता है जो नेट इनकम रिसीव हुई है प्रॉपर्टी से एंड एंटरप्रेन्योरशिप से। इसका भी सेम है कैलकुलेट करने का, इनकम रिसीव किए जो रेसिडेंट्स ने लिविंग अब्रॉड माइनस कर दो जो पेमेंट की गई है नॉन रेसिडेंट्स को। और नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट होता है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है वो पार्ट प्रॉफिट का जो हम रिजर्व की तरह रख देते हैं कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड पे करने के बाद, फ्यूचर के लिए रख देते हैं। जैसे अकाउंट्स में पड़ा हुआ है बहुत सारे रिजर्व होते हैं। तो नेट रिटेन्ड अर्निंग्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी सेम है, इनकम रिसीव किया है रेसिडेंट्स ने जो अब्रॉड में रहते हैं उसमें से माइनस कर दो जो पेमेंट की गई है नॉन रेसिडेंट्स को। अब इसको भी देखो एरो से समझ सकते हैं। जब डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA प्लस कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी, और नेशनल इनकम में से जब NFIA माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। क्वेश्चन में जैसे दे रखा होता है, अगर डोमेस्टिक इनकम दे रखी है और NFIA दे रखा है तो दोनों को ऐड करो, नेशनल इनकम आ जाएगी। और अगर डोमेस्टिक इनकम बोलिए निकालने को तो नेशनल इनकम में से NFIA माइनस कर दो तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी।